So in this lecture, we'll start with one more important topic of immunology, that is your antibody. ठीक है. So अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स. एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है. विद फ्यू एक्सेप्शन, the sites of attachment for carbohydrates are restricted to the constant region. ठीक है. जैसे ऑब्वियसली जो भी आपकी एंटीबॉडी होती है उसमें वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है. तो जो शुगर्स हैं वो कौन से रीजन के साथ लगती हैं आपकी कांस्टेंट रीजन के साथ. ठीक है. We do not completely understand the role played by glycosylation of antibodies, but it probably increase the solubility of molecule. ठीक है. जनरल क्वेश्चन यही आ जाता है कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं. प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं. सो एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोसाइलेशन जो जो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ एंटीबॉडी से बेसिकली आपका क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है. ठीक है. So pure immunoglobulin obtained from multiple myeloma patients made sequencing possible. कि जो multiple myeloma patient होते हैं उनसे हम immunoglobulin को purify कर सकते हैं, फिर उसको हम sequence कर सकते हैं. ठीक है. So multiple myeloma is a cancer of antibody producing plasma cell. ठीक है. Although such a cancerous plasma cell called a myeloma cell has been transformed, but its protein synthesizing and मशीनरी एंड सिक्रेटरी फंक्शंस आर नॉट ऑल्टर्ड. ठीक है. ठीक है. सेल जो है वो एक कैंसर सेल हो गया, बट जो एंटीबॉडी वो बना रहा है वो सेम ही बना रहा है. तो मतलब एक भी सेल जो भी एंटीबॉडी बनाता है वो होमोजीनस. होमोजीनस मतलब सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी. ठीक है. तो ये जो होती है दिस इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉर्मल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, बट हम इसको क्या देते हैं, माइलोमा प्रोटीन. ठीक है. एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी, उसमें हैवी चेन होगी, लाइट चेन होगी. तो नॉर्मल बी सेल जो एंटीबॉडी बना रहा है वो भी सेम है. ठीक है. और जो माइलोमा सेल बना रहा है वो भी एंटीबॉडी सेम है. बस ये है कि जो माइलोमा सेल है वो अनकंट्रोल्ड, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का. ठीक है. तो द एंटीबॉडी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉर्मल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बट इज कॉल्ड माइलोमा प्रोटीन टू डिनोट इट्स सोर्स. ठीक है. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी वी हैव. ठीक है. कि एंटीबॉडी के अंदर बेसिकली आपका हैवी और लाइट चेन. ठीक है. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, सो दिस इज अ हैवी चेन, दिस इज अ लाइट चेन. ठीक है. ऐसे यहाँ पर भी आपकी वी हैव ए हैवी चेन एंड वी हैव ए लाइट चेन. ठीक है. जैसे अगर आप हैवी चेन देखो तो उसमें यहाँ पर एक है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन. ठीक है. दिस इज वन. देन वी हैव कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 1 एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 2 एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 3. ठीक है. दिस इज द वन हैवी चेन. और एक रीजन होता है हिंज रीजन. ठीक है. हिंज रीजन होता है एक, और हिंज रीजन जैसे क्वेश्चन आ जाता है, इट इज रिच इन प्रोलिन, रिच इन प्रोलिन और सिस्टीन. रिच इन प्रोलिन और सिस्टीन. जो हिंज रीजन होता है वो प्रोलिन एंड सिस्टीन में क्या होता है आपका, रिच होता है. रिच इन प्रोलिन एंड सिस्टीन. ठीक है. तो सिस्टीन के कारण ऑब्वियसली आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, और प्रोलिन जो होता है वो आपका एक तरह से रिजिड अमीनो एसिड होता है. ठीक है. सो दिस इज वन हैवी चेन. और इसमें क्या होता है ना, ये H1, H2 एंड H3 ये CDRs होते हैं. ठीक है. जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स. ठीक है. मतलब ये इनमें सबसे ज्यादा वेरिएशन होती है, और इन्हीं के थ्रू आपकी जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन से बाइंड करती है. ठीक है. CDR स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन्स. डिटरमाइनिंग रीजन्स और हाइपर वेरिएबल रीजन्स, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आपका जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन से बाइंड करती है. ठीक है. ऐसे अगर हम बात करें लाइट चेन की, तो इसमें वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, और इसमें तीन क्या होते हैं आपके, L1, L2 एंड L3. दीज आर द 3 हाइपर वेरिएबल रीजन. ठीक है. तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, और इधर एक वेरिएबल, 3 कांस्टेंट. ठीक है. ये भी अभी हम पढ़ेंगे कि जो
कईयों में 3 होते हैं, कईयों में 4 होते हैं, ठीक है। जैसे IgM और IgE, ये जो दो एंटीबॉडीज हैं इनमें 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन्स होते हैं हैवी चेन में, 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन्स इन हैवी चेन, ठीक है। और इनके अंदर आपका एक तरह से हिंज रीजन एब्सेंट होता है, हिंज रीजन इज एब्सेंट। हिंज रीजन क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है, ठीक है। सो हिंज रीजन आपका IgM और E में क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि CDRs, जैसे ये क्वेश्चन आपका गेट IIT जैम में आया हुआ है कि एक एंटीबॉडी में कितने CDRs होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक हैवी चेन के 3, एक लाइट चेन के 3, और ये तो नंबर ऑफ जो आपके CDRs हैं एंटीबॉडी में वो कितने होते हैं, 12 इज इक्वल टू 12। कितने CDRs होते हैं आपके, 12। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इसके अंदर आपका एक हैवी चेन में एक वेरिएबल होता है, 3 कांस्टेंट होते हैं, और कुछ एंटीबॉडी जैसे IgM और E में आपके 4 भी होते हैं, और लाइट चेन में एक आपका क्या है, एक वेरिएबल रीजन और एक आपका कांस्टेंट रीजन है, और एक हैवी चेन में 3 CDRs हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम कहते हैं कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन, तो ये जो CDRs हैं यही बेसिकली सबसे ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही जो पोर्शन है, इसी पोर्शन के थ्रू आपका जो एंटीबॉडी है उसने एंटीजन से बाइंड करना है, तो इसे हम हाइपर वेरिएबल रीजन ही बोलते हैं, और हाइपर वेरिएबल रीजन्स, वेरिएबल रीजन्स, हाइपर वेरिएबल रीजन्स। So this is one more diagram we have, that is a simplified, जैसे वहां पर तो डोमेन शो किए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपका they have shown वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। हैवी चेन क्या होती है, लाइट चेन क्या होती है, ठीक है। ये जैसे FAB लिखते हैं हम, क्योंकि ये जो पोर्शन होते हैं जो एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, FAB। जो नीचे है वो FC का क्या मतलब होता है, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइन, वो जिसकी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइन, ठीक है। और ये दिखा रखे इन्होंने ओलिगोसेक्राइड्स, तो ओलिगोसेक्राइड जो भी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोसाइलेशन जो होती है वो कांस्टेंट रीजन में होती है, ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होती है आपकी, कांस्टेंट रीजन के अंदर, ठीक है। और ये एक तरह से सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे IgM जो होते हैं ना, पेंटामेरिक होती है। पेंटामेरिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर 5 एंटीबॉडीज आर क्लब टुगेदर, ठीक है। IgA जो होती है ये सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है, सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है, और ये डाइमर और टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाइमर और टेट्रामर, ठीक है। सो दैट इज सिक्रीटरी एंटीबॉडी। और ये जो हिंज रीजन, सो जो कि रिच इन प्रोलिन एंड सिस्टीन, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर बता रखा है कि जो अभी हम माइलोमा सेल्स की पहले बात कर रहे थे, इन मोस्ट पेशेंट्स द माइलोमा सेल्स आल्सो सिक्रीट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट चेन्स, ठीक है। ये जो माइलोमा सेल्स होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट चेन को सिक्रीट करते हैं। दीज एक्सेस लाइट चेन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द यूरिन ऑफ माइलोमा पेशेंट्स, और इसे हम क्या बोलते हैं आपके, बेंस जोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम आपके, बेंस जोन्स प्रोटीन, फॉर देयर डिस्कवरर, बेंस जोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। X-ray crystallographic analysis revealed that immunoglobulin domains are folded into a characteristic compact structure called the immunoglobulin fold. This structure consists of sandwich of 2 beta-plated sheets each containing anti-parallel beta strands of amino acids which are connected by loops of various lengths, ठीक है। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो
इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड है, वो जो स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ सैंडविच ऑफ 2 बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शीट है, क्योंकि जिगजैग मैनर में होती है, ये एक शीट है और ये दूसरी शीट है। ठीक है, अब आंसर यहाँ पे कहते हैं एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर वो पैरेलल लिख देगा, एंटी पैरेलल, और उनके बीच में लूप्स होते हैं वेरियस लेंथ्स के। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि sandwich of 2 beta plated sheets, this is 1 beta plated sheet, this is other, each containing anti-parallel beta strands of amino acids which are connected by loops of various lengths। ठीक है, लाइट चेन सीक्वेंसिंग रिवील दैट, उसमें भी आपका कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होता है। ठीक है, जैसे दो टाइप की लाइट चेन होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी कापा, एक होती है लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर 60% लाइट चेन्स आर कापा, 40% आर लैम्डा। माउस में 95% कापा, 5% लैम्डा। ठीक है, लेकिन एक बात होती है, अगर एक डीएनए है, जैसे ऑब्वियसली एक 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 सॉरी एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी के अंदर बेसिकली कितनी लाइट चेन्स होती हैं? 2। ठीक है, या तो दोनों कापा होंगी या दोनों लैम्डा होंगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक कापा और एक लैम्डा, ऐसा नहीं होगा। ए सिंगल एंटीबॉडी कंटेन ओनली वन लाइट चेन टाइप। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप की लाइट चेन होगी, या तो कापा होंगी या लैम्डा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक कापा होगी और एक आपकी लैम्डा। जैसे लाइट चेन्स आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स। ठीक है, जैसे जो लाइट चेन है उसकी भी आगे सब टाइप होती हैं। जैसे माइस के अंदर 3 सब टाइप्स हैं, और जैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप्स हैं, तो दैट इज सब टाइप्स हैं, तो आगे भी इनकी सब टाइप्स होती हैं, लैम्डा 4। ठीक है, तो ये मीन्स में बेंस जोन्स प्रोटीन, दीज आर जस्ट द लाइट चेन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द माइलोमा सेल्स। और ये जो डोमेन्स, ये जो बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे, ये जो एक तरह से जो हम ये स्ट्रक्चर्स बनाए ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स होते हैं। ठीक है, डोमेन किसी भी एंटीबॉडी का वो पार्ट होता है जिसकी, या किसी भी प्रोटीन का वो पार्ट होता है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, डोमेन, जैसे ये जो हमने बनाया था आपका, ये जो ये दिस इज वन डोमेन। ठीक है, ये जो है ये एक डोमेन है, दिस इज वन डोमेन, दिस इज अनदर डोमेन। ठीक है, तो डोमेन, ये जैसे हम बायोकेमिस्ट्री में बताते हैं कि डोमेन, क्योंकि ये पूरी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है बट वो अलग अलग में फोल्ड हो गया है, सो डोमेन इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन having independent existence, having independent existence। डोमेन किसी भी प्रोटीन का वो पार्ट है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर ये बताया कि आपको जो द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सैंडविच ऑफ 2 बीटा प्लेटेड शीट्स ईच कंटेनिंग एंटीपैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स ऑफ अमीनो एसिड विच आर कनेक्टेड बाय लूप्स ऑफ वेरियस लेंथ्स। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे हैवी चेन सीक्वेंसिंग, हैवी चेन सीक्वेंसिंग के बेस पे हमारे पास 5 बेसिक वैरायटीज हैं। ठीक है, कि जब हमने, क्योंकि एंटीबॉडी तो देखो, अगर हम बात करें एंटीजन की, तो एंटीजन तो बहुत सारे हैं, उनके ऊपर एपिटोप्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक तरह से, लेकिन हम जो बेसिक वैरायटीज है वो 5 ही बोलते हैं। ठीक है, वो 5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली जो ये क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है? कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। ठीक है, so classification of antibodies is on the basis of constant region of heavy chain, constant region of heavy chain। classification of antibodies on the basis of constant region of heavy chain। ठीक है, कि जो constant region है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ 5 ही बेसिक वैरायटीज हैं, जैसे कईयों में होती है अल्फा IgA, गामा IgG, डेल्टा IgD, एप्सिलॉन IgE और म्यू IgM। ठीक है, तो ये 5 ही टाइप की जो मेन वैरायटीज हैं। ऑब्वियसली
कांस्टेंट रीजन सेम रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रीजन है, बट ऑब्वियसली जो वेरिएबल रीजन होता है वो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी वेरी करता है, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, एंड कांस्टेंट रीजन हैज टू डू नथिंग विद द रिकॉग्निशन ऑफ द एपिटोप और एंटीजन, ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइज द वेरिएबल रीजन नहीं करना है, ठीक है। तो 5 बेसिक वैरायटीज हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो अमीनो टर्मिनल पार्ट है उसमें 100 to 110 अमीनो एसिड होते हैं, दे शोड ग्रेट सीक्वेंस वेरिएशन अमंग माइलोमा हैवी चेन्स एंड देयरफॉर कॉल्ड द वेरिएबल रीजन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चेन or the remaining part of the protein revealed 5 basic sequence patterns corresponding to 5 different heavy chain constant region, ठीक है। सो जो अमीनो टर्मिनल वाला होता है सिर्फ उसी में वेरिएशन दिखती है, बाकी जो कांस्टेंट रीजन है वो आपके सेम होते हैं, ठीक है। द प्रोमिनेंट अमीनो एसिड्स इन द हिंज रीजन आर प्रोलिन एंड सिस्टीन। द लार्ज नंबर ऑफ प्रोलिन रेसिड्यूज इन द हिंज रीजन गिव इट ए extended polypeptide conformation, making it particularly vulnerable to cleavage by proteolytic enzymes, ठीक है। It is a region that is cleaved with pepsin और papain, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे अभी हम कि पेप्सिन और पेपेन का क्या कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये मेनली कहाँ पर एक्ट करते हैं, आपका दे एक्ट ऑन हिंज रीजन, ठीक है, दैट इज पेप्सिन एंड पेपेन, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पेप्सिन एंड पेपेन कंसेप्ट, पेपेन कंसेप्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास एक एंटीबॉडी है, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी है, ये उसके अंदर क्या आपका हिंज रीजन, ठीक है। अब बेसिकली जब आप पेप्सिन से डाइजेस्ट कराते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या क्या होता है, दिस इज FAB FAB FC, ठीक है। FAB का क्या मतलब आपका एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। तो जब आप पेपेन से डाइजेशन कराते हो तो क्या होता है, दोनों FAB अलग, जैसे ये एक FAB है, एक ही FAB ये भी अलग, और FC अलग, ठीक है, ये FAB अलग और ये FC, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पेप्सिन से कराते हो, पेप्सिन, तब आपका क्या होता है, FAB प्राइम 2, FAB प्राइम 2, ठीक है। और इसमें FC फ्रेगमेंट नहीं रिकवर्ड होता, FC fragment is not recovered, because it is broken into, is not recovered because it is broken into multiple fragments, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या होती है कि जो आपने पेप्सिन से डाइजेस्ट करा है, अब इसमें दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट इंटैक्ट है, ठीक है ना, दोनों, इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट अलग होगी, ठीक है। तो जो पेप्सिन डाइजेस्टेड एंटीबॉडीज है, ठीक है, उनमें दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट इंटैक्ट है, तो वो एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो कोई भी आपके पास ये एक एंटीजन है, ठीक है, और एक एंटीजन ये है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मान लो इसके ऊपर ये हमने दिखा दिया, ये दो एपिटोप हैं, ठीक है। अगर तो दोनों की दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, जैसे ये ऐसे बाइंड करेगा, ठीक है,
ठीक है, तो एक यहाँ पर बाइंड करेगा, मतलब एक आपका इस वाले एपिटोप के साथ बाइंड करेगा, दूसरे वाला दूसरे एपिटोप के साथ। तो एक तरह से प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, कि दोनों के दोनों ऑब्वियसली एंटीबॉडी ने दोनों को क्रॉस लिंक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आपका FAB'2, FAB'2। तो ये कब बना था? जब पेप्सिन से डाइजेशन कराया, लेकिन पेपेन से तो दोनों FAB अलग हो गए, तो उस केस में आपके एंटीजन प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लिख भी सकते हो, पेप्सिन digested antibodies can precipitate antigen, ठीक है। बट पेपेन डाइजेस्टेड एंटीबॉडीज, क्योंकि पेपेन डाइजेशन से दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट अलग होगी, पेपेन डाइजेस्टेड एंटीबॉडीज कैनॉट प्रेसिपिटेट एंटीजन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे कि दोनों एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, पेपेन कर सकता है, पेप्सिन नहीं कर सकता, या पेप्सिन कर सकता है, पेपेन नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़े से में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। पेप्सिन डाइजेस्टेड एंटीबॉडीज कैन प्रेसिपिटेट एंटीजन, प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है यू हैव टू ब्रिंग बोथ द एंटीजन्स ऑल टुगेदर, ठीक है। लेकिन जो पेपेन डाइजेस्टेड एंटीबॉडीज होते हैं दे कैन नॉट प्रेसिपिटेट एंटीजन, तो जैसे यहाँ पर हम देखें जो चीज मैंने आपको बताई, दिस इज एंटीबॉडी यू हैव, यू डाइजेस्टेड इट विद पेपेन, पेपेन से FAB अलग, FAB अलग, FC अलग, यहाँ पर पेप्सिन से FAB'2 प्लस FC फ्रैगमेंट, एंड मरकैप्टे इथेनॉल रिडक्शन से आप देख सकते हो कि हैवी चेन और लाइट चेन अलग होगी, क्योंकि मरकैप्टे इथेनॉल तो जस्ट क्या करता है, इट रिड्यूसेस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करता है आपका रिड्यूस करता है, दैट इज मरकैप्टे इथेनॉल रिडक्शन। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास है दैट इज IgG, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे IgG के बारे में। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट क्लास इन सीरम, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी आपकी, IgG। तो जैसे IgG1, G2, G3, G4, इनमें अलग अलग नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, एंड दैट इज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सीरम कंसंट्रेशन, मतलब IgG1 ज्यादा होता है, IgG2 कम होता है, IgG3 कम होता है, IgG4 और कम होता है। द सटल डिफरेंसेस, अमीनो एसिड डिफरेंस बिटवीन सब क्लास ऑफ IgG अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसके कारण इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है। एक तरह से जो बताया ना, इसके अंदर हैवी चेन को बोलते हैं हम गामा, तो गामा भी अलग अलग टाइप का है, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4, ठीक है। सो IgG1, IgG3 एंड IgG4 they can readily cross the placenta and play an important role in protecting the developing fetus, ठीक है। तो ये जो तीन एंटीबॉडीज हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग फीटस, ठीक है। IgG3 is the most effective complement activator, followed by IgG1. IgG2 is less efficient, and IgG4 is not able to activate complement at all, ठीक है। तो जैसे ये दो क्लास ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, सो दैट इज OMG से आप याद रख सकते हो M और G, जो IgM और IgG ये दो एंटीबॉडीज होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। ओनली पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात में, ओनली IgM and IgG can activate complement system, can activate complement system, ठीक है। So IgG3 is the most effective complement activator, followed by IgG1, and IgG2 is less efficient, and IgG4 is not able to activate complement at all, ठीक है।
इसके अलावा एक जो होता है ऑप्सनाइजेशन, IgG1 and IgG3 bind with high affinity to Fc receptor on phagocytic cells and mediate opsonization, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका ऑप्सनाइजेशन, ठीक है. So what is basically your opsonization? Opsonization. Opsonization is basically enhancement of phagocytosis. Enhancement of phagocytosis. ठीक है, जैसे जो आपके phagocytic cells हैं, ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट है, मैक्रोफेज है, उनके ऊपर एफसी रिसेप्टर होता है, ठीक है. तो जैसे मान लो कोई भी एंटीजन है, जैसे मान लो ये आपका एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट क्या बनी आपकी एंटीबॉडी, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या बनी एंटीबॉडी. अब एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर है ऑन योर, दिस इज बेसिकली योर फाइगोसिटिक सेल. फाइगोसिटिक सेल के ऊपर एफसी रिसेप्टर है, ठीक है. अब एफसी रिसेप्टर जो है इसके साथ ये एंटीबॉडी जो बनी है दैट इज अगेंस्ट एंटीजन, तो ये एंटीबॉडी से एंटीजन के अगेंस्ट बनी है, ठीक है. तो एक तरह से एंटीबॉडी बाइंड करके किसके ऊपर फैगोसिटिक सेल के ऊपर, और एक तरह से फिर इस पर्टिकुलर एंटीजन का वो क्या कर लेगा फैगोसाइटोसिस. तो ऑप्सनाइजेशन एक तरह से एनहांसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस होता है. और जनरली ये जो एफसी रिसेप्टर होता है ये कौन सी क्लास के लिए होता है, आईजीजी क्लास के लिए. दिस इज रिसेप्टर फॉर आईजीजी क्लास. So IgG1 and IG3 bind with high affinity to Fc receptor on phagocytic cells and mediate opsonization. Next जो हमारे पास है that is IgM, ठीक है. IgM is 5% to 10% of total serum immunoglobulin, ठीक है. Average serum concentration is 1.5 mg per ml, ठीक है. तो IgM जो होती है वो पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, ठीक है. तो that is monomer units are held together by disulfide bond. Disulfide bond. Each pentamer contains an additional Fc-linked polypeptide called the joining chain, which is disulfide bonded to the carboxyl terminal cysteine residue of 2 of the 10 chains. ठीक है, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं J chain, which is a disulfide bond to the carboxyl terminal cysteine residue of 2 of the 10 chains. तो द J chain appears to be required for the polymerization of monomers, क्योंकि जैसे IgM पेंटामेरिक है तो polymerization of monomers के लिए हमें ये चाहिए होती है, ठीक है. और ये जस्ट ऐड होती है बिफोर सिक्रीशन ऑफ पेंटामर. ये पेंटामर के सिक्रीशन से जस्ट बिफोर पहले आपकी क्या ऐड होती है J chain, ठीक है. IgM is the first immunoglobulin class produced in a primary response to antigen. जब भी पहली बार इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है IgM, ठीक है. इसके अलावा जैसे हम ये कहते हुए हैं जैसे एक ना नेव बी सेल, नेव बी सेल मतलब जिसने नेव बी सेल, नेव बी सेल क्या होता है जिसने अभी तक एंटीजन को एनकाउंटर नहीं करा, तो उसके सरफेस पे या तो IgM होती है या IgD होती है. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नेव बी सेल के सरफेस पे या तो IgM होती है या IgD. नेव बी सेल वो होता है जिसने अभी तक एंटीजन को एनकाउंटर नहीं करा, ठीक है. सो IgM is the first immunoglobulin class produced in a primary response to an antigen and is also the first immunoglobulin to be synthesized by the neonate, ठीक है. जो न्यूबॉर्न बेबी होती है, ये न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है आपकी IgM, ठीक है. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी IgM और first immunoglobulin synthesized by neonate is also IgM. Because of its high valency, ठीक है, because of its high valency, pentameric IgM is more efficient than other isotypes, ठीक है. ये जितने भी मतलब हम जो हमने बोली ना चेन्स अल्फा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा एंड म्यू, तो ये पांचों आपस में आइसोटाइप्स होते हैं. ये पांचों आपस में क्या है आइसोटाइप्स. सो बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैलेंसी, पेंटामेरिक IgM is
more efficient than other isotypes in binding antigen with many repeating epitopes such as viral particles and RBCs. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी ज्यादा है. वैलेंसी क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, वैलेंसी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, तो जैसे आपकी जो IgM है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 10, क्योंकि उसमें 5 एंटीबॉडीज या 5 एंटीबॉडीज लगी होती हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपकी? 10. ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि देयर आर 2 क्लास ऑफ एंटीबॉडीज which can activate complement system, IgM and IgG. So IgM is more efficient than IgG in activating complement. ठीक है, क्योंकि complement activation में हमें 2 Fc रीजन जो है वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में चाहिए होते हैं. ठीक है, 2 Fc रीजन हमें क्या चाहिए होते हैं? क्लोज प्रोक्सिमिटी में. ठीक है, and pentameric structure of single molecule of IgM fulfills this requirement. ठीक है, so IgM is more effective or more efficient than IgG at activating complement. Complement activation requires 2 Fc regions in close proximity, and the pentameric structure of single molecule of IgM fulfills this requirement. ठीक है, because of this large size, IgM does not diffuse well, and therefore is found very low concentration in the intercellular tissue fluids. ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो ये it does not diffuse well and is therefore found in very low concentration in the intercellular tissue fluids. So next class जो basically हमारी that is IgA. ठीक है, तो अभी तक हमने इसके बारे में डिस्कस करा IgM और G के बारे में. नेक्स्ट वी हैव IgA. So if you talk about IgA, it is 10 to 15%. तो जैसे अभी तक हमने देखा IgG सबसे ज्यादा होती है, IgM 5 to 10% था. IgA is 10% to 15% of the total immunoglobulin in serum. ठीक है, it is the predominant immunoglobulin class in external secretion such as breast milk, saliva, tears and mucus of bronchial, genitourinary and your digestive tract. ठीक है, तो एक्सटर्नल सिक्रीशन जैसे ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स और म्यूकस ऑफ ब्रोंकियल, जेनिटोयूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन सब में आपका ये वाली क्लास क्या होती है? ज्यादा होती है. ठीक है, सीरम के अंदर जो IG होता है वो मेनली एज ए मोनोमर होती है. ठीक है, बट पॉलीमेरिक फॉर्म्स दैट इज डाइमर, ट्राइमर्स एंड इवन सम टेट्रामर्स आर समटाइम्स सीन. ठीक है, एंड ऑल कंटेनिंग ए J चेन पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, तो IG जो होती है वो एक तरह से आपकी सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है. इट इज ए सिक्रेटरी एंटीबॉडी, क्योंकि ये एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी सिक्रीशंस के अंदर. ठीक है, सो यहाँ पर जैसे इसमें एक J चेन एक्स्ट्रा होती है. ठीक है, जैसे IgM हमने पढ़ा था, IgM के अंदर भी वो भी पेंटामेरिक होती है, तो उसमें भी J चेन होती है. ठीक है, The IgA of external secretion called secretory IgA consists of dimer or tetramer, a J chain and a polypeptide chain called secretory component. ठीक है, तो इसके अंदर IgA के अंदर एक हैवी चेन होगी, एक आपकी लाइट चेन होगी, एक J चेन होगी और एक secretory component. ठीक है, तो secretory component सिर्फ IgA में होता है, इसी कारण ये आपकी secretory antibody होती है. ठीक है, secretory component is derived from the receptor that is responsible for transporting polymeric IgA across cell membrane. ठीक है, तो जो secretory component होता है वो रिसेप्टर से डिराइव होता है, जो कि उसका ट्रांसपोर्ट कराता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो IgA 10 to 15% एक्सटर्नल सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है. इसमें एक J चेन होती है और एक आपका सिक्रेटरी कंपोनेंट. ठीक है, तो ये आउट ऑफ ऑल 5 क्लासेस सिक्रेटरी कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ IgA ओनली. ठीक है, जो एक तरह से मदर मिल्क होता है कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम में IgA होती है. ठीक है, जो आपका बेबी में जाता है. ठीक है, सो ये जो इम्यूनाइजेशन होती है पैसिव होती है, कि IgA फ्रॉम मदर्स मिल्क जो बेबी में जा रही है, किस टाइप की इम्यूनाइजेशन होती है? पैसिव.
क्योंकि इसमें बेबी जो है वो नहीं बना रहा आईजीए, उसमें आईजीए बनी बनाई आ रही है कहाँ से, मदर से, तो इसमें क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक खास बात ये होती है कि डेली प्रोडक्शन, जो आईजीए की ना डेली प्रोडक्शन आईजीए की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, एक तो हमने कहा कि मोस्ट एबंडेंट क्लास कौन सी है, ये 2 क्वेश्चन में वो बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मोस्ट एबंडेंट क्लास आईजीजी है, ठीक है, देयर इज नो डाउट, मोस्ट एबंडेंट क्लास इज आईजीजी, बट डेली प्रोडक्शन जो होती है वो आईजीए की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, डेली प्रोडक्शन किसकी ज्यादा होती है, आईजीए की, ये भी आगे आएगा पॉइंट। ठीक है, अब ये यहाँ पर जैसे शो कर रखा है कि कैसे सिक्रीटरी आईजीए बनती है। ठीक है, ये तो चलो इन्होंने शो कर रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सिक्रीटरी आईजीए, यहाँ पर ये डायमर दिखा रखा है, ये जे चेन शो कर रखी है और ये एक सिक्रीटरी कंपोनेंट शो कर रखा है। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी सिक्रीट कर दी, यहाँ पर ये रिसेप्टर है पॉली आईजी रिसेप्टर। ठीक है, तो ये वेसिकल के थ्रू अंदर गया, एंजाइमेटिक क्लीवेज हुई, तो ये सिक्रीटरी कंपोनेंट कहाँ से डिराइव हुआ है, इस रिसेप्टर से, जो रिसेप्टर इसका ट्रांसपोर्ट कराया, जैसे एंटीबॉडी आई एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके, ल्यूमन को क्रॉस करके वो दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, सो इट इज द, दिस इज द रिसेप्टर, इस रिसेप्टर से जो कौन सा कंपोनेंट आया आपका, सिक्रीटरी कंपोनेंट, सो सिक्रीटरी कंपोनेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिसेप्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी अक्रॉस योर सरफेसेस। ठीक है, तो अभी जैसे ना हम एक पढ़ेंगे उसे एसडीएस पेज होता है, एसडीएस पेज इज ए टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जैसे उस इस पे कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि कितने कितने बैंड्स आते हैं, जैसे जब आप आईजी ए को रन कर रहे हो तब कितने बैंड्स आएंगे, आईजीजी को रन कर रहे हो तब कितने बैंड्स आएंगे। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, तो वो डिपेंड करते हैं कितने कंपोनेंट है। जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 चीजें हैं, हैवी चेन है, आपकी लाइट चेन है, आपकी जे चेन है, और एक आपकी सिक्रीटरी कंपोनेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एसडीएस पेज करते हैं तो हमारे पास अलग अलग नंबर ऑफ क्या आते हैं, बैंड्स आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ये जो आपको पॉइंट बता रहा था, डेली प्रोडक्शन ऑफ आईजीए, सिक्रीटरी आईजीए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास। ठीक है, एज कंपेयर टू एनी अदर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास, आईजीए की डेली प्रोडक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा, एंड सिक्रीटरी आईजीए हैज बीन शोन टू प्रोवाइड एन important line of defense against bacteria such as Salmonella, Vibrio cholerae, Neisseria gonorrhoeae, and viruses such as polioinfluenza and reovirus. Okay. तो जो सिक्रीटरी आईजी है वो इन सभी बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट हमें क्या देती है, डिफेंस। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स सिक्रीटरी आईजीए and many other molecules that help in protecting newborn against infection during the first month of life, जो भी मैंने आपको बताया, which is example of passive immunization, passive immunization। ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है आपका, सिक्रीटरी आईजीए। फिर हमारे पास आईजीई। ठीक है, ये वैसे सबसे कम अमाउंट में होती है, बट the potent biological activity of IgE allowed it to be the identified in serum despite of its extremely low average serum concentration, that is 0.3 microgram per ml। IG जो होते हैं वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, लेकिन जो IgE होती है वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएट करती है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर, अस्थमा, हाइव्स एंड anaphylactic shock। ठीक है, the presence of serum component responsible for allergic reaction was first demonstrated in 1921 by K. Prosnitz and H. Kuzner। ठीक है, कि ये जो सीरम के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपको एलर्जी कराता है, तो ये सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट करा था, प्रोजनिट्स एंड कूजनर ने, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीके रिएक्शन, पीके रिएक्शन। हु इंजेक्टेड सीरम फ्रॉम एन एलर्जिक पर्सन इंट्राडर्मली टू नॉन एलर्जिक इंडिविजुअल। उन्होंने क्या करा, एलर्जिक इंडिविजुअल से सीरम को नॉन एलर्जिक में डाल दिया। ठीक है, व्हेन द एप्रोप्रिएट एंटीजन वाज लेटर इंजेक्टेड एट द सेम साइट, तो एक व्हील एंड फ्लेयर। ठीक है, तो ऐसे
एक तरह से व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन डेवलप हुई विच इज एनालोगस टू हाइव्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका पीके रिएक्शन। इट वाज द बेसिस फॉर द फर्स्ट बायोलॉजिकल एसे ऑफ आईजीई एक्टिविटी, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका पीके रिएक्शन। सो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन जो थी वो आईजी की किसने करी थी, के एंड टी इशिज़ाका इन 1966, ठीक है। तो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईजी वाज accomplished by के एंड टी इशिज़ाका इन 1966, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो आईजी होती है वो binds to Fc receptors on the membrane of blood basophils and tissue mast cells, ठीक है। जैसे मान लो जो भी आपका ये ब्लड बेसोफिल है इसके ऊपर आईजी के लिए रिसेप्टर है, तो आईजी यहाँ पे बाइंड करता है। क्रॉस लिंकेज ऑफ रिसेप्टर बाउंड आईजी मॉलिक्यूल्स बाय एंटीजन इंड्यूसेस basophils and mast cells to translocate their granules to the plasma membrane and release their contents to the extracellular matrix, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डीग्रेनुलेशन, ठीक है। So cross linkage of receptor bound IgE molecules by antigen induces basophils and mast cells to basically to translocate their granules to the plasma membrane and release their contents to the extracellular matrix, ठीक है। जैसे एंटीबॉडी बाइंड करती है तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनके अंदर एलर्जी करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। तो जैसे ही क्रॉस लिंकेज हुई, क्योंकि ना ये रिसेप्टर का नंबर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर आर प्रेजेंट, ठीक है। ये जब हम हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे रिसेप्टर एक होता है एफसी एप्सिलॉन R1, ठीक है, एफसी एप्सिलॉन R1 ये एक रिसेप्टर होता है। यहाँ पर क्या मतलब है, एफसी एप्सिलॉन मतलब जो आईजी का एफसी रीजन है उसके लिए रिसेप्टर होता है, ठीक है। सो आईजी बाइंड्स टू एफसी रिसेप्टर ऑन द membrane of blood basophils and tissue mast cells. Cross linkage of receptor bound IgE molecules by antigen induces basophils and mast cells to translocate their granules to the cell membrane और फिर वो अपने कंटेंट रिलीज कर देती है, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डी ग्रेनुलेशन, ठीक है। तो जनरली हम ये पढ़ते भी हैं इसी, जो मास्ट सेल्स हैं और बेसोफिल्स का किसमें रोल होता है, आपके एलर्जी के अंदर, ठीक है। So this is the diagram they have shown, so you can have a look. This is a Fc receptor for IgE, ठीक है। ये आपका मास्ट सेल है, इसमें ग्रेन्यूल्स हैं। तो जैसे ही ये एलर्जन आके लगा, डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल, जैसे अभी देखो क्रॉस लिंकेज होगी, ठीक है ना। तो ये दिस इज ए रिसेप्टर। तो ऐसे ना बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं ऑन द surface of mast cell और basophil. You can see these granules will bind to the membrane और उनमें जो भी जैसे हिस्टामिन होता है या जो भी सब्सटेंसेस हैं जो एलर्जी कर सकते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और उस पोजीशन पे हमें क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्रॉस लिंकेज ऑफ basically cross linkage leads to basically release of the contents from granules which is responsible for allergy. ऐसे अगर हम IgD की बात करें, सो IgD का कोई बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो नो बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन। सो इट वाज discovered when a patient developed a multiple myeloma whose myeloma protein failed to react with anti-isotype antisera. Anti-isotype का क्या मतलब है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो जैसे हमने जो एंटीसिरा डाला तो IgA के अगेंस्ट, M के अगेंस्ट और G के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, वी कैन हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमन की कोई एंटीबॉडी है, ठीक है, वो हमने किसको दे दी, माइस को, तो माइस के लिए तो वो एंटीबॉडी क्या है, फॉरेन है, ठीक है, क्योंकि माइस की वो एंटीबॉडी ना वो ह्यूमन की है, ह्यूमन की एंटीबॉडी आपने माइस को दी, तो ये तो माइस जो है वो इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज माइस के लिए तो एंटीजन है ना, हमारी एंटीबॉडी माइस के लिए एंटीजन है या माइस की एंटीबॉडी हमारे लिए एंटीजन है, ठीक है। अगर माइस की वो एंटीबॉडी अगर हमारे अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो भी हमारे लिए एंटीजन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो जब हमने देखा ये जो माइलोमा प्रोटीन था, ना तो ये एंटी IgA के साथ रिएक्ट करता, ना IgM ना IgG, ठीक है। When rabbits were immunized with this myeloma protein,
The resulting anti-sera were used to identify the same class of antibody at low levels in normal human serum. जब हमने इसको रैबिट से इम्यूनाइज करा, फिर हमने देखा एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। तो ये जो न्यू क्लास थी इसको हम क्या बोलते हैं, आईजीडी। इसकी सीरम कंसंट्रेशन 30 माइक्रोग्राम पर एमएल एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.2% ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम, ठीक है। तो उस टाइम जो भी हमारे पास एंटी आइसोटाइप एंटी सीरा था, तो जो न्यू जैसे जो ये एंटीबॉडी जो थी वो किसी साथ भी रिएक्ट नहीं करी, तो बाद में हमने क्या देखा, देयर इज ए न्यू क्लास ऑफ एंटीबॉडी विच इज आईजीडी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपकी आईजीजी होती है, ठीक है, उसके बाद आईजीए, उसके बाद आईजीएम, उसके बाद आईजीई और उसके बाद आईजीडी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और सबसे कम आपकी आईजीडी, ठीक है। तो ये आपने 5 क्लासेस याद रखनी है। सो बेसिकली इस लेक्चर में आपका क्या पढ़ा कि एंटीबॉडीज दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये हमने देखा इसके अंदर कैसे आपकी हैवी चेन और के अंदर वेरिएबल डोमेन होता है, कांस्टेंट रीजन डोमेन होते हैं, ऐसे ही लाइट चेन में भी आपके वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन डोमेन्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने आपका ये बेंस जोन्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके माइलोमा सेल जो होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट चेन। फिर हमने ये देखा कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड है उसके अंदर एंटीपैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं which are connected by loops of various lengths. There are two type of light chains that are found, that is kappa and lambda. तो एंटीबॉडी में या तो दोनों कापा होती हैं या दोनों लैम्डा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कापा होगी और एक आपकी लैम्डा। इसके अलावा हिंज रीजन दैट इज रिच इन प्रोलिन एंड सिस्टीन एंड द प्रेजेंस ऑफ प्रोलिन गिव इट ए एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड कॉन्फॉर्मेशन। और पेप्सिन पेपेन के बारे में हमने पढ़ा कि पेप्सिन का डाइजेशन से क्या मिलता है और आपको पेपेन, ठीक है। तो ऑब्वियसली डाइजेशन विद पेप्सिन गिव्स यू FAB'2, दैट इज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर इंटैक्ट। और पेपेन का डाइजेशन से दोनों FAB क्या हो गए आपके अलग हो गए। IgG मोस्ट अबंडेंट क्लास, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट कैन एक्टिवेट योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। IgM पेंटामेरिक होती है, इसके अंदर एक J चेन ऑब्वियसली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द joining of the basically different chains, ठीक है। It is the first immunoglobulin class produced in a primary response to an antigen. जब भी पहली बार इन्फेक्शन होता है तो IgM बनता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सबसे पहले IgM बनता है, इसकी वैलेंसी ज्यादा है तो it can bind with antigen जिसके अंदर मल्टीपल एपिटोप्स हों, so it is more effective complement activator, ठीक है। जैसे I told you that IgM and IgG both can activate complement system, but IgM is more efficient, ठीक है, because of its large size. IgM does not diffuse well and therefore is found in very low concentration in the intercellular tissue fluid. IgA 10 to 15% of total immunoglobulin class. ये external secretion such as breast milk, saliva, tears and mucus में होती है। It can exist primarily as a monomer, but it can exist as dimer, trimer, tetramer. इसमें J chain होता है, secretory component होता है। Secretory component is derived from the receptor that is responsible for transporting polymeric IgA across cell membrane. डेली प्रोडक्शन IgA की सबसे ज्यादा है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सैल्मोनेला, विब्रियो कोलेराई, निजीरिया गोनेराई एंड वायरसेस सच एज पोलियो इन्फ्लुएंजा एंड रियो वायरस। तो इसमें जो IgA होता है वो प्रोटेक्शन देता है न्यूबॉर्न को। IgE जो होते हैं वो उसकी सबसे कम कंसंट्रेशन होता है बट उसकी एक्टिविटी पोटेंट होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी PK रिएक्शन, कि जो एक तरह से एक व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन होती है कि जब हम जैसे ये साइंटिस्ट उन्होंने क्या करा, सीरम फ्रॉम एन एलर्जिक पर्सन टू नॉन एलर्जिक इंडिविजुअल, व्हेन द एप्रोप्रिएट एंटीजन वाज लेटर इंजेक्टेड एट द सेम साइट, ए व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन डेवलप। एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन जो थी वो KNT एशिजाका ने की थी और
यहाँ पर क्रॉस लिंकेज ऑफ रिसेप्टर बाउंड आईजी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीग्रेनुलेशन, कि एलर्जन के लगने से जो रिसेप्टर्स हैं वो क्रॉस लिंक होते हैं, फिर उससे सिग्नल जाता है सेल के अंदर, और फिर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट हैं बेसोफिल्स के अंदर, दे विल बाइंड टू द मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है, चाहे हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है या बाकी सब्सटेंस है, फिर वो एलर्जी करते हैं। आईजीडी का कोई बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 30 माइक्रोग्राम पर ml, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट 0.2% of the total immunoglobulin in serum.